हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि थोड़े समय के लिए हम लोग 4 बजे से 11th की क्लास करेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स ख़त्म कर सकें लॉकडाउन पीरियड का फ़ायदा उठाते हुए। तो इसलिए मैं 4 बजे आ गया। क्लास थोड़ी सी 10 मिनट लेट से शुरू हो रही है क्योंकि इसके पहले कोई क्लास लाइव चल रही थी, जिसके चलते मैं आपकी क्लास शुरू नहीं कर पाया। ठीक है मित्रों, तो चलिए जहां हम लोग कल आए थे उसके आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी कि अकाउंटिंग के 3 हिस्से किए जा सकते हैं और अकाउंटिंग के वो 3 हिस्सों की बात जो हम लोगों ने करी थी वो हम लोगों ने करी थी कि भाई अकाउंटिंग में फिनेंशियल अकाउंट की बात होती है, कॉस्ट अकाउंट की बात होती है और मैनेजमेंट अकाउंट की बात होती है। और फिर हम लोगों ने बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट की बात की थी। ठीक है, अब चलिए अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि क्या फंक्शन है और क्या एडवांटेज है अकाउंटेंसी की। तो जरा ध्यान दीजिए, फंक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। जो फंक्शन ऑफ अकाउंटेंसी है वही आप कह सकते हैं कि बेनिफिट्स की बात भी है या एडवांटेज की बात है, हम काफ़ी हद तक कह सकते हैं। फिर भी चलिए अलग से ज़रा पढ़ लें। देखिए दोस्तों, चलिए कुछ बच्चे जुड़ गए हैं, पीपी जुड़ गए हैं। हेलो बेटा, और भी बच्चे जुड़ गए हैं। ये कौन सी फाइल खुल गई? एक मिनट जरा सा, मैं आपके सामने आता हूं फाइल लेके, फिर बात करते हैं। इससे थोड़े से आपको नोट्स भी हो जाएंगे, आपको अकाउंटिंग में पढ़ने में आसानी होगी। चलिए तो मैं शुरू कर रहा हूं आपके साथ। ध्यान दीजिएगा, और भी जो बच्चे वो जुड़े हैं एक बार हेलो भेज दीजिए, मुझे पता चल जाए और कौन कौन से जुड़े हैं। तो देखिएगा आपके सामने यहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी आ रहा है कि आखिर हम अकाउंट बनाते क्यों हैं। तो हम लोग बात करते आ रहे हैं अकाउंट हम बनाते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए, कि भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रहेगा तो कल हम किसी भी बात को फिर से दोबारा रिफर कर सकते हैं, किसी बात को दोबारा हम हासिल कर सकते हैं, कभी रिफरेंस में काम ला सकते हैं, हमें किससे कितना पैसा देना है ये पता लगा सकते हैं, किससे पैसा लेना है ये पता लगा सकते हैं, और भी कई तरह की हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पढ़िएगा नंबर 2, हम प्रॉफिट लॉस तय कर सकते हैं। हम प्रॉफिट लॉस को डिटरमीन कर सकते हैं कि भैया प्रॉफिट लॉस क्या है। भाई हम काम करते हैं, क्यों करते हैं कि भाई प्रॉफिट लॉस हो, लेकिन पता तो चले कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हम लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है और बाद में पता चला कि सब लॉस लॉस ही हो रहा है। तो इसीलिए प्रॉफिट लॉस के डिटर्मिनेशन के लिए भी पता करते हैं। हम ओवर द पीरियड एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और उस इनकम स्टेटमेंट के बैलेंसिंग फिगर को हम बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस। अगर आमदनी ज्यादा हुई है बिजनेस के अंदर तो कहेंगे प्रॉफिट है, और लॉस से ज्यादा हुए हैं तो हम कहेंगे कि भाई लॉस हो रहा है। ठीक है ना। आगे आइए, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कि भैया फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ये है कि हमें तो काम साल दर साल करना है, एक साल की बात तो करनी नहीं है। अब देखो जो बीत गई सो बात गई। अब 31 मार्च 2020 बीत गया, सभी कंपनियों को जो प्रॉफिट लॉस होना था हो गया, लेकिन सफर अभी आगे भी जारी रखना है या वहीं बंद कर देना है? नहीं ना, सफर जारी रखना है आगे।
अगर जारी रखना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या सिचुएशन। देखते हैं कहीं हम कार से जा रहे हो तो समय समय पर देखते हैं पेट्रोल है कि नहीं है। अगर हम बाहर घूमने गए हैं कहीं तो समय समय पे पर्स खोल के देखते रहते हैं पैसा खत्म तो नहीं हो गया, क्योंकि एक बार पैसा खत्म हो जाए तो मेले से हम सीधे अपने घर आते हैं, मॉल से हम सीधे घर आते हैं, फिर उसके बाद वहाँ मन नहीं लगता है। तो यही बात आपको यहाँ भी देखनी है कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन एक समय के बाद क्या बची हुई है, ये पता करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, प्रॉफिट लॉस की बात करना और फाइनेंशियल पोजीशंस की बात करना, ये सारी बातें आपको यहाँ पे देखनी है। मैनेजमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो मैनेजमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुहैया कराना ये भी हमारा ही काम है। ठीक है ना। और भी बहुत सारे यूजर हैं, जैसे बैंक है, गवर्नमेंट है, उनको बहुत सारे डाटा की जरूरत होती है। प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर हमारी कंपनी में जो शेयर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको ही बहुत सारे चीज़ों की जरूरत होती है, तो वो सारी काम भी हम पता करते हैं। और बिजनेस जो एसेट्स हैं उनका हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि गायब ना हो जाए। आपने कभी देखा होगा स्कूल कॉलेज में जो बेंच होता है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, वो नंबर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में मेंटेन होगा, उससे पता चलता है हमारे पास 500 बेंच है, 200 चेयर है, 25 कंप्यूटर है, ताकि ये ना हो कि बाद में गायब हो जाए और हमें पता भी नहीं चले कि भाई गायब हुआ है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहे और इसके लिए रिकॉर्ड्स बनाना, अकाउंट मेंटेन करना बेहद जरूरी है। ठीक है ना दोस्तों। आप इसी ऑब्जेक्टिव्स को, मतलब इन्हीं कामों के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को आप कर दीजिए तो ये आपके फंक्शन हो गए। ठीक है कि नहीं। और एक तरह समझिए एडवांटेज भी है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, आइए देखते हैं। देखिए फंक्शंस की बात करेंगे तो यही वो सारी बातें फिर से दोबारा हो गई। ऑब्जेक्टिव मतलब हम अकाउंटिंग किस लिए करते हैं, और फंक्शन मतलब अकाउंटेंट करता क्या है। अकाउंटेंट सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है हमारा वो जो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट अब पढ़ेंगे हम इसके बारे में आगे, उनको मेंटेन करता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स, आजकल समय समय पे जीएसटी की बात करनी होती है, रिकॉर्ड फाइल करना होता है, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। अगर आप कंपनीज हैं तो कंपनीज को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये सारे काम अकाउंटेंट ही तो करेगा, क्योंकि उसमें बेसिकली अकाउंटिंग के डाटाज होते हैं, तो ये हमारा भी काम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो हमें स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयर करनी पड़ती है, अपने इन्वेस्टर्स को देना पड़ता है, बैंक वालों को देना पड़ता है। तो कम्युनिकेटिंग विद द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर भी हमारा काम है, ये भी हम एज अकाउंटेंट करेंगे। आप समझिए कि आप जब अकाउंटेंट बनेंगे ना, आप अकाउंटेंट बन के किसी कंपनी में जब काम करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई। डॉक्टर मरीज को देखता है, उनका टेस्ट करता है, उनको दवाइयाँ देता है, उनको ठीक होने की सलाह देता है, ऑपरेशन करता है। तो अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट यही करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है। और असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, उनको देता है। ठीक है दोस्तों। चलिए इसी बीच गौरव सिंह भी जुड़ गए हैं। गौरव सिंह आपको हेलो बेटा, और सार्थक रस्तोगी ये लोग भी जुड़े हुए हैं। चलिए अच्छी बात है, आगे आइए। तो अगर हम बात करें कि अकाउंट का क्या एडवांटेज है तो जरा इसको भी देख लीजिए। अगर फंक्शन और ऑब्जेक्टिव को मिला दें तो सारा एडवांटेज तो उससे अंदर निकल ही जाएगा। भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस को देता है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, मेमोरी रखने की जरूरत नहीं, किताब में लिख दिया पड़ी हुई है, बार बार चीजों को याद करने की जरूरत नहीं, मतलब आपकी मेमोरी को रिप्लेस करता है। 2-3 पीरियड के बीच में, समझ लीजिए पिछले साल हमने कैसे किया था 2019 में, 2020 में हमने कैसे किया, कंपैरिजन में हमें मदद मिलेगा। और कंपैरिजन करने से हमें अच्छाई या बुराई का पता चलेगा। अगर हमने अच्छा परफॉर्म किया तो क्यों किया, और बुरा परफॉर्म किया तो क्यों किया, इसके बारे में। इसी बीच गौरव सिंह राजपूत हैं, 12वीं की क्लास कब होगी बेटा, हम आपको एक बार फिर से बता दें। देखो जी, अब टाइमिंग ये हो गया, जब तक लॉकडाउन है ना तब तक हम सोच रहे हैं थोड़ा फायदा उठा लें लॉकडाउन का, और आपको भी फायदा हो जाए। तो लॉकडाउन में 4 से 6 जो है ना वो क्लास 11 होगा। ठीक है, 1 घंटे अकाउंट, 1 घंटे बिजनेस स्टडीज, और 6 से 8 जो है ना वो क्लास 11 ऐसे लिखते हैं ना।
और क्लास 12 होगा। इसके अंदर ही बेटा एक अकाउंट होगा और एक बिजनेस स्टडीज होगा। 6 बजे से अकाउंट, यहाँ 4 बजे से अकाउंट और फिर उसके बाद बिजनेस स्टडीज। और ये भी हम कहते हैं कि डेली कर लेते हैं। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान रखें, 11 12 सभी बच्चे याद रखें कि अब 4 से 6 डेली बेसिस पे 11th की क्लास और 6 से 8 डेली बेसिस पे 12 की क्लास हुआ करेगी। पहले अकाउंट फिर बिजनेस स्टडीज, पहले अकाउंट फिर बिजनेस स्टडीज, बस संडे के संडे छुट्टी रहेगी। और ऐसा क्या बोलते हैं, कौन सा तारीख है वो आपका, 3 मई तक रहेगा। 3 मई के बाद फिर हम लोग जैसा होगा वैसा चेंज कर लेंगे, आप चिंता ना करें। और क्लासेज फिर बाद में भी यूट्यूब पे रहती हैं, तो बाद में भी उसको आप रिव्यू करके देख सकते हैं। समझ गए होंगे। अब आइए काम पे आते हैं। विकास पांडे जी प्रणाम बोल रहे हैं, बेटा प्रणाम आपको भी। तो चलिए, मैं बात कर रहा था फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, कंपैरेटिव स्टडी, टैक्स लायबिलिटीज या लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। मैंने कहा इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह को पूरा करना। लोन आपको लेना है तो लोन ऐसे नहीं मिलेगा, आपको पिछले 3 साल के पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह देने पड़ते हैं तभी मिलेगा। कोर्ट के अंदर कभी कोई मामले में डिस्प्यूट आ जाए तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं भाई इनको हमें पैसे देने हैं, दे नहीं रहे ये। कभी अगर मान लो आपको पूरा बिजनेस ही बेचना है, आपको ये नहीं करना है कि मतलब कोई माल बेचना है, बल्कि पूरा दुकान बेचनी है, पूरी फैक्ट्री बेचनी है, पूरी कंपनी बेचनी है, तो ऐसे में जो खरीदने वाला होता है वो आगे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड देखता है और बुक ऑफ रिकॉर्ड देखने के बाद ही वो सही दाम लगाता है। और हम भी अपना मतलब जो दाम मांग रहे हैं उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, हमारी तो इतनी सेल है, इतना प्रॉफिट है, ये बैलेंस शीट है, ये एसेट्स है, इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। और अगर कभी भगवान न करे लेकिन कभी इंसॉल्वेंसी हो गई, कंपनी बंद करने की नौबत आ गई, तो कंपनी जो बंद करने की नौबत आएगी ना, तो उस समय भी अकाउंट के रिकॉर्ड्स की वैल्यू है, हम अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स की बात कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकाउंट के केवल फायदे ही फायदे हैं। अकाउंट में दोस्तों कुछ गड़बड़ियां भी होती हैं, कुछ कमियां हैं, और कमियां किस में नहीं है। अगर हम बात करें तो कमियां किस में नहीं, कमियां तो हर आदमी में है, तो यहां भी कुछ कमियां हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहली जो कमी मुझे नजर आती है वो आती है कि नॉट फुल्ली, इसको बोलते हैं फैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट या फैक्ट्स कहिए, कि अकाउंट की जितनी भी सारी चीजें होती हैं एकदम फैक्ट नहीं होती। इसमें कुछ एस्टिमेशन भी होता है, प्रोविजन भी होता है। मतलब अकाउंट में हम पढ़ेंगे, हम कई बार अपने एस्टिमेट्स पे भी रिलाई करते हैं, हम चीज़ों को एस्टिमेट करते हैं कि देखो कैसे होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें इसमें कई दफ़ा होती हैं। ठीक है दोस्त। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ पूर्ण विश्वास के साथ आप नहीं कर सकते कि प्रॉफिट हुआ तो यही हुआ, या क्या बोलते हैं लॉस हुआ तो यही हुआ, या एसेट्स यही है। कई बार लोग बोलते भी हैं कि अकाउंटिंग के जो डाटा होते हैं ना, दे आर नॉट फैक्ट, दे आर बेसिकली ओपिनियन। मतलब वो एक तरह का अकाउंटेंट का पर्सनल परसेप्शन है, हम उसको पूरी तरह से नहीं मान सकते कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात है। तो ये थोड़ी समस्या मानी जाती है दोस्तों। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशंस के बारे में कई बार क्या होता है कि अकाउंट के अंदर जो चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं बैलेंस शीट वगैरह के अंदर कि ये हमारी एसेट्स है, रियल लाइफ में कई बार वो नहीं होता। क्योंकि अकाउंट में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कि अकाउंटिंग पॉलिसीज के अनुसार अकाउंटिंग होती है, लेकिन रियल में जो सिचुएशन है कई बार उन अकाउंटिंग पॉलिसीज से भिन्न भी हो सकती है, कुछ मजबूरियां हैं अकाउंट की। तो इसीलिए बैलेंस शीट या पीएल अकाउंट पे लोग आंख मूंद के भरोसा नहीं करते और बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्वांटिटी में नहीं होती, क्वालिटी में होती है, उसको अकाउंट में मेजर नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा था जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते अकाउंट में नहीं हो सकता। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जो माल बनाया है या प्रोडक्ट बनाया है वो कितना बढ़िया है, कितना नया है, ये सारी बातें सेल्स से रिफ्लेक्ट नहीं होती। वर्कर के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, लड़ाई झगड़े का माहौल है तो कंपनी बंद भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई नहीं जा सकती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे जो स्टाफ हैं वो कितने इफिशियंट हैं, सेल्स से तो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन सेल्स के अलावा भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ स्टाफ की खूबियों प्रकट होती है और फ्यूचर में बेनिफिट होने की उम्मीद होती है, वो सारी चीज़ों का पता नहीं चल पाता। प्राइस लेवल चेंज जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए पिछली बार हमने 1000 रुपये बेचा और मार्केट में दाम 1100 हो गया,
भाई 2019 में बेचा था 1000 रुपये, अब दाम 1100 हो गया। मान लीजिए हमने 100 पीस बेचा है, पिछले साल भी 100 पीस, अगले बार भी, तो यहाँ आ रहा होगा मेरे ख्याल से 1 लाख की सेल, और यहाँ आएगी 11 लाख की सेल। ठीक है, अब एक आम आदमी जानते हैं क्या सोचेगा? आम आदमी सोचेगा कि इनका सेल 10% बढ़ गया है। कोई भी कहेगा कि भाई सेल 10% बढ़ गया है, लेकिन रियल में पूछिए तो सेल 10% नहीं बढ़ा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ा है, हमारी इफिशिएंसी थोड़ा ना बढ़ी है। पहले भी 100 पीस बेचा था, अभी भी 100 पीस बेचा है, तो 100 पीस का 100 पीस तो है ही, हमारी इफिशिएंसी नहीं बढ़ी, बल्कि क्या बढ़ा? क्या बढ़ी? इफिशिएंसी तो हमारी बढ़ी नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन के चलते चेंज हुआ। और आप कह रहे हैं कि हमने अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया, हमने अपना सेल बढ़ा लिया। तो आपने पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, सामानों का दाम बढ़ना, सामानों का दाम बढ़ता हो या घटता हो, तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं, ये हम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आज से 20 साल पहले का किसी का बैलेंस शीट देखे और उसमें कैश आ रहा हो 5000 रुपये, और आज का बैलेंस शीट इसमें कैश आ रहा हो 10,000 रुपये, तो आप कहेंगे आज का बैलेंस शीट अच्छा है। ऐसा नहीं है। आज से 20 साल पहले 5000 की वैल्यू ज़्यादा थी, आज वो 10,000 की वैल्यू कम है। आज से 20 साल पहले किसी के बैलेंस शीट में 10 लाख की एसेट थी और आज आपके पास 1 करोड़ की एसेट है, तो आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छा कर लिया 10 गुना। ऐसा नहीं है। हो सकता हो 10 लाख की एसेट की वैल्यू उस समय आज के 1 करोड़ की एसेट की वैल्यू से ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें बेटा नहीं हो पाती हैं। और एक नया वर्ड मैं आपके सामने फेंक रहा हूं बेटा, कैच कीजिएगा, विंडो ड्रेसिंग। देखिए विंडो ड्रेसिंग, आप मुझे भी देख रहे हैं, आप मुझे आधा देख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने नीचे हाफ पैंट पहना या फुल पैंट पहना, आप बता सकते हैं? लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, गेस कीजिए। देखिए आपको जो कैमरे में दिख रहा है उतना तो आप दिख रहे हैं, लेकिन बाकी नहीं देख सकते। और एक और बात बताऊं, ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, पीछे बॉर्डर वोडर आ रहा है, सही में पूछे तो हमारे पीछे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पीछे सिंपल दीवार है, उस पर ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ है, और उस पर्दे में मैं आपको अब माउंट एवरेस्ट दिखा दूं, स्विट्जरलैंड दिखा दूं, या कुछ भी दिखा दूं, आपको वही दिखेगा जो कंप्यूटर दिखाएगा। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं सजावट कर रहा हूं आपको भ्रमित करने के लिए। सोच के देखिए, ठीक है। तो मेरे पीछे जो दीवार है वैसी नहीं है जैसे आपको कंप्यूटर पर दिख रही है। क्या है ये? विंडो ड्रेसिंग है। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को कुक किया जा सकता है। कहने का मतलब जो रियल सिचुएशन है वो न दिखा के कुछ और भी दिखाया जा सकता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ खेल करके। हमने कभी आपको एग्जांपल दिया था कि अकाउंट में 2 और 2 को 4 ही दिखाएं ऐसा जरूरी नहीं है, 22 दिखाएं ऐसा जरूरी नहीं है, ये कुछ और भी हो सकता है। ये बड़ी खतरनाक बात है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, विंडो ड्रेसिंग का चांस हमेशा अकाउंट में बना रहता है, और इसीलिए अकाउंट की ऑडिटिंग की जाती है। ऑडिटर आता है और चेक करता है कि कहीं जो बुक्स ऑफ अकाउंट बने हैं वो गलत तो नहीं बने हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो आप बच्चों को ध्यान देना है। ये फैक्ट नहीं है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स नहीं है, इफेक्ट ऑफ प्राइस टेबल चेंजेज नहीं है, विंडो ड्रेसिंग के चांसेज हैं। दीज आर सर्टेन थिंग्स विच वी हैव टू टेक केयर। ठीक है, आगे आइए। एक और आखिरी बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं इस चैप्टर के अंदर। आखिरी नहीं, अभी कुछ और बातें करेंगे पहले चैप्टर के अंदर। उसमें से एक बात है यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन सी बात है? यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि भाई अकाउंट इंफॉर्मेशन को कौन कौन इस्तेमाल करता है। देखिए इसके लिए 2 हिस्से किए गए हैं, एक है इंटरनल यूजर और एक है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में ऑनर मतलब मालिक को बिजनेस के बारे में अगर कुछ भी पता करना हो फाइनेंशियली तो बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा। मैनेजमेंट, आप कहेंगे सर मालिक ही तो मैनेजर होता है। नहीं, बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है कि मालिक कोई और होते हैं। अब इससे टाटा बिरलाज हैं, तो ये थोड़ा ना हर कंपनी को चला रहे हैं। चलाने के लिए CEO या बाकी जो मैनेजर्स होते हैं वो तो कोई और हैं। तो मैनेजमेंट के लोग, एम्प्लॉयर या वर्कर, सॉरी एम्प्लॉय या वर्कर, उनको भी जरूरत पड़ती है डाटास की। ठीक है, तो ऑनर, मैनेजर या एम्प्लॉयज को डाटा चाहिए। जैसे वर्कर जानना चाहता है प्रॉफिट कितना हुआ ताकि उसके हिसाब से हम बोनस की डिमांड कर सकें, तो इसके लिए इंटरनल यूजर की हमें जरूरत पड़ती है। तो इंटरनल यूजर ये 3 लोग हैं जिनको हम फिनेंशियल डाटास मुहैया कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से बताता हूं, अकाउंट करते हैं, क्यों करते हैं ये हमने समझा, लेकिन किसके लिए करते हैं। तो कौन कौन से 3 लोग हुए? मालिक, मैनेजमेंट के लोग,
इंप्लॉइज या वर्कर, ये तीन लोग हैं जिनके लिए हम ये काम करते हैं। ठीक है, और मुझे बताइए और कौन है? अब कुछ गैर, मतलब बाहर के लोग। आप कहेंगे बाहर के लोगों से क्या मतलब है ना, बाहर के लोग भी हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। एक तो वो जिनसे हम लोन लेने जाते हैं, बैंक को ओवरड्राफ्ट लेने जाते हैं। एक बात बताइए, मैं किसी बैंक में लोन लेने जाऊं तो मुझे ऐसे ही लोन दे देगा, मेरे बारे में पता लगाएगा? पता लगाएगा कि मैं कितना कमाता हूं, मेरा बिजनेस कैसा है, उसकी सेल कैसी है, प्रॉफिट कैसा है, इनकम कैसा है, एक्सपेंस कैसा है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, सबके बारे में पता लगाएगा तभी तो लोन देगा ना। ठीक है, तो बैंक वाले भाई साहब ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही देते हैं। क्रेडिट कार्ड भी बनता है तो उसके लिए लोग सैलरी स्लिप मांगते हैं, तो क्रेडिट कार्ड तो 5-10,000, 20,000, 50,000 का होता है, लोन तो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का हो सकता है ना, है कि नहीं? इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब जो आपकी कंपनियों में अंश खरीदना चाहते हैं, शेयर खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए रिलायंस है, मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ, आंख पे पट्टी बांध के खरीद लूँ या मैं रिलायंस का बैलेंस शीट वगैरह में देख के तब खरीदूंगा, तो ये वही है इन्वेस्टर। और पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल मतलब जो भी आगे आने वाले हैं, और इन्वेस्टर मतलब वो जो अभी हैं। तो मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई कंपनी के अंदर क्या सिचुएशन है, और मैं होने वाला हूं तो मैं जानना चाहता हूं मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं। क्रेडिटर, जो हमें उधार माल बेचते हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि भाई साहब जिनको हम उधार दे रहे हैं ये इस लायक हैं भी कि नहीं कि हम इनको उधार दे पाएं। गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटी जैसे इनकम टैक्स वाले, वो जानना चाहते हैं कि भाई साहब कितना कमा रहे हैं, हमें सही टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जीएसटी वाले जानना चाहते हैं सेल्स क्या और उसके ऊपर ये टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पे कुछ और भी बातें वो हमारे साथ कर सकते हैं, जैसे सर्च सीजर ऑपरेशन, जैसे स्क्रूटनी। रिसर्चर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टर को सलाह देने के लिए, ओपिनियन बनाने के लिए दूसरी कंपनियों का फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते रहते हैं, तभी तो सलाह देंगे। से मान लीजिए आप एक इन्वेस्टमेंट ब्रोकर हैं, ठीक है, या आप स्टॉक ब्रोकर हैं, आप अपने क्लाइंट को सलाह देना चाहते हैं कंपनी एक्स में खरीदो, वाई में बेचो, जेड में खरीदो, ए में बेचो। ऐसे ही सलाह दोगे या कुछ पता लगा के सलाह दोगे? कुछ पता लगा के सलाह दोगे दोस्तों। तो इसीलिए रिसर्चर वगैरह की जरूरत यहाँ पड़ती है। फिर बात आती है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मतलब जो उपभोग करता है आपके गुड्स सर्विसेज का, वो भी कई बार आपके फाइनेंशियल डाटा वगैरह में इंटरेस्ट लेता है। कम लेता है लेकिन वो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेता है। और एक आम पब्लिक भी कंपनियों के बारे में जानना चाहती है कि हमारे देश, हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, कंपनियों की क्या हालत है। अगर पब्लिक को पता चलेगा अभी कंपनी अच्छी चल रही है तो मार्केट में आपकी गुडविल बनेगी और इन्वेस्टर पैदा होंगे, लोग आपकी कंपनी में जॉब करना चाहेंगे, लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे क्योंकि आप अच्छा माल देते हैं। ठीक है कि नहीं? आपका मान लीजिए कोई कहे कि मॉल मंडी में सबसे अच्छा सेल करता हूं, तो 2-4-10 कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आम पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो ये वो यूजर हैं जिनको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बोलिए दोस्तों, क्या आप सभी यूजर को समझ पाए? तो जितने भी लोग जुड़े हैं जरा एक थम्स अप दीजिए कि हाँ सर समझ आया, और नहीं तो बताइए किसी कैटेगरी के बारे में आपको बताऊं। चलिए बताइए, अब आपका टाइम है। लाइव क्लासेस का कुछ तो फायदा होना चाहिए। इट शुड बी इंटरेक्टिव, इट शुड नॉट बी वन वे कम्युनिकेशन। बताइए दोस्त, अगर अभी तक समझ आया तो थम्स अप दीजिए। कोई बात रिपीट करनी हो तो मुझे बताइए। मैं देख रहा हूं आपके लाइव चैट्स को। पीपी पूछ रही हैं कि सर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा, बैंक्स जिनसे हम लोन लेना चाहते हैं वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं, कि हमारी हैसियत के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे लोन को रीपे करने की कैपेसिटी जानना चाहते हैं। ऐसे कोई किसी को 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का लोन नहीं देगा। मान लीजिए मेरी हालत वैसी नहीं है, अब मैं लोन लेके खा जाऊं तो कंपनी मुझसे कैसे रिकवर करेगी? इसलिए जरूरी हो जाता है कि बैंक को हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुहैया कराएं। मैं आपको बता दूं, लोन लेने वाले कम से कम पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लोन देने वाले जरूर देखते हैं, उसके बगैर लोन नहीं देते। अगर वो सैलरी वाले का देंगे तो उनका सैलरी स्लिप देखते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न देखते हैं, और अगर कंपनियों की बात करी जाए तो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए बताइए।
ठीक है दोस्त, तो आइए अब मैं आपको एक और छोटी सी बात करना चाहता हूं, तभी आगे बढ़ेंगे। ये बारीक बातें हैं। देखिए क्वांटिटी तो ठीक है, लेकिन हम बात करना चाहते हैं क्वालिटी की, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए हम फिल्में बहुत देखते हैं, कुछ फिल्में बहुत ही सुंदर होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। जैसे अगर आपने देखा हो सुल्तान, या आपने देखा हो जब वी मेट, तो बड़ी मासूम सी फिल्में थी, एकदम दिल को छू गई। और कई फिल्मों में एकदम पूरा उठा पटक मारा मारी करते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता। 2.5 घंटे के बाद दिमाग पक जाता है, बोलते हैं क्या क्या फिल्म बनाया यार। ठीक है कि नहीं। तो उसी तरीके से फिल्म बनना बड़ी बात नहीं है, उसमें खूबी होना अच्छी बात है, जो इमोशंस को टच करे। बगैर इमोशंस के तो एक्शन फिल्में भी नहीं चलती हैं। तो इसीलिए यहाँ भी बेहद ज़रूरी है दोस्तों कि हम जो इन्फॉर्मेशन यूजर को देने जा रहे हैं उसके अंदर कुछ खूबियाँ होनी चाहिए। देखिए सबसे जो पहली खूबी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, वो रिलायबल होनी चाहिए, विश्वासी होनी चाहिए। देखिए अगर आप अपने घर में मान लीजिए हमेशा झूठ बोलने लगे या चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलने लगे, तो घर वाले आप पे विश्वास करना बंद कर देंगे। लेकिन आप हमेशा सत्य बोलें और सही बोलें, हालांकि चक्कर में कई बार पिटाई भी हो सकती है आपकी, तो घर वाले आप पे निश्चित रूप से भरोसा ज़्यादा करेंगे। ठीक है कि नहीं। तो रिलायबिलिटी इंश्योर करना हमारी ड्यूटी होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो वेरीफाइबल हो, वो फ्री फ्रॉम एनी बायस हो, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। रिलेवेंस, अब मैं आपको मान लीजिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको सिलेबस ना पढ़ा के इधर उधर की फालतू चीज़ें लगूँ कहने, फिल्मों की बातें क्रिकेट की बातें कहने लगूँ, तो उसका कोई मतलब होगा नहीं ना। उसी तरह से जो आप इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं यूजर को, फालतू की इन्फॉर्मेशन ना सप्लाई करके जिसके जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो दीजिए। जैसे क्रिएटर है, उसको इस बात से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता कि आपका सैलरी का एक्सपेंस कितना है, उसको इससे मतलब होता है कि आप अपने नॉर्मल क्रिएटर्स को कितने दिन में पे करते हैं, आपका सेल क्या है, परचेज क्या है। वो ज़्यादा इस बात में इंटरेस्ट हो तो उसको आपके इनकम टैक्स से क्या लेना देना है। तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन किसको कहाँ देनी है ये बात भी हमें होनी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन ऐसे देनी है जो एक नॉर्मल बिजनेस समझ रखने वाले को समझ में आए। मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं कर देनी है कि एक बिजनेस को समझने वाला आम आदमी ना समझ पाए। जरूरी थोड़ा ना है कि जो बिजनेस कर रहा है, जो आपसे डील कर रहा है, वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो सब एम.कॉम हो, वो सब एम.फिल हो कॉमर्स से, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो इसीलिए अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को सिंपल रखना भी अकाउंटेंट की ड्यूटी है। और हम लोग पढ़ेंगे यहीं पे थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। हम ज़्यादा अगर एक्यूरेसी और साइंटिफिक होना चाहते हैं तो ये अंडरस्टेबिलिटी हमें रोक लेती है, प्रैक्टिकबिलिटी हमें रोक लेती है, और कंपेरेबिलिटी। देखिए जो भी इंफॉर्मेशन हो ऐसी हो जिसको हम दूसरों से कंपेयर कर सकें। अब मान लीजिए ये टाटा है और ये बिरलाज है, तो इनकी इंफॉर्मेशन ऐसी हो, इस फॉर्मेट में हो कि एक दूसरे से कंपेयर कर सकें। या टाटा की 2018 की इंफॉर्मेशन 2019 से, 2019 की इंफॉर्मेशन 2020 से कंपेयर कर सकें। ठीक है कि नहीं। अब देखिए ना, हम लोग कंपेयर करते हैं कि नहीं, कि भैया एक फिल्म चली, रिलीज हुई और 100 करोड़ कमाई, और दूसरे हीरो की फिल्म रिलीज हुई और 90 करोड़ कमाई, तो हम बोलते हैं भाई ये उतना नहीं चला, ये पहले वाला तो ज़्यादा चला है। लेकिन वही है बॉलीवुड की फिल्म और हॉलीवुड की फिल्म को कंपेयर करें तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड की फिल्में पूरे वर्ल्ड में रिलीज होती हैं, इंग्लिश में होती हैं, डब होकर पूरे वर्ल्ड में उनका मतलब मार्केट है। और बॉलीवुड की सिर्फ इंडिया में थोड़ा बहुत बाहर होता है। तो हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हर कंपनी का कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सकता है उसके लिए ऐसा डाटा मुहैया कराया जाए कि कंपैरिजन हो सके। आप पढ़ेंगे हर कंपनियों को ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि अपने 1 साल के बैलेंस शीट नहीं, बल्कि आपको अपने 2 साल के बैलेंस शीट को दिखाना है। 1 साल के बैलेंस शीट से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू प्रेजेंट 2 ईयर्स बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये 4 बातें याद रख ली। रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, चलें आगे। अब आइए, पहले टॉपिक का आखिरी कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है। देखिए, अकाउंटिंग के 2 सिस्टम माने जाते हैं जिन तरह से अकाउंटिंग होती है। एक को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम और एक को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम।
क्या है डबल एंट्री और क्या है सिंगल एंट्री मैं बताऊं। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है जो किसी ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट को लिखता है, और एक आम आदमी जिसने अकाउंटिंग कभी नहीं पढ़ी है वो जब कभी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है तो ऐसे ही बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अपने घर के खर्चों के लिए कोई डायरी बनाई है, ओके, तो घर के खर्चों की डायरी बनाई और आज 200 रुपए की सब्जी आई, तो आप कैसे लिखेंगे? 200 रुपए की सब्जी आई तो आप कैसे लिखेंगे, कोई बताए? जिसने अकाउंट नहीं पढ़ा है, जिसने अकाउंट कभी नहीं पढ़ा है, वो कैसे लिखेगा? डायरी में पन्ना खोलेगा, आज के डेट पे जाएगा, आज का डेट मान लीजिए 16 अप्रैल है, तो 16 अप्रैल में गया और उसने वहां लिख दिया कि सब्जी 200 रुपए या वेजिटेबल्स 200, 16 अप्रैल, ऐसे लिखा ना। आप गौर से देखिए, इसमें एक एक्सपेक्ट लिखा गया है, क्या? खर्चा हुआ। आप कहेंगे सर एक ही तो बात है, खर्चा हुआ। नहीं बेटा, पैसा गया, कैश गया, ये तो आपने लिखा ही नहीं। भाई नियम से आपको ये लिखना चाहिए कि खर्चा हुआ और पैसा दिया मैंने, क्योंकि उधार भी हो सकता है। गौर करने की बात है, वो आपने जो वेजिटेबल खरीदा हो सकता है उधार है, उधार है तो उधार के रूप में होना चाहिए, और नगद है तो नगद के रूप में होना चाहिए। तो ये बात तो आप लिख ही नहीं रहे। तो इसलिए जो एक एस्पेक्ट लिखते हैं उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री, और जो दोनों एस्पेक्ट लिखते हैं उसको बोलते हैं डबल एंट्री। इन कैश, इन क्रेडिट, कुछ इस तरह से लिखेंगे तो देखिए अब वेजिटेबल खर्च हुआ इन कैश, वेजिटेबल खर्च हुआ इन क्रेडिट, तो ये डबल एंट्री की बात हो गई। तो हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी चीज के दोनों एस्पेक्ट को लिखते हैं, सेल मैंने किया, चलो अच्छी बात है, इनकम हुई, लेकिन कैश किया कि क्रेडिट किया, क्रेडिट किया तो एक्स को किया कि वाई को किया। तो इस तरह से जब किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री। नाम से नहीं क्लियर, डबल। और जब सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात करते हैं दोस्तों तो हम उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री। अंतर याद रहेगा। तो वन इज नोन एज डबल एंट्री एंड वन इज नोन एज सिंगल एंट्री। डबल एंट्री बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि डबल एंट्री ज्यादा अच्छा होता है। हम मतलब आगे जो भी पढ़ाई करेंगे सिंगल एंट्री की पढ़ाई हम नहीं करेंगे। सिंगल एंट्री तो वो लोग करते हैं जिनको अकाउंट की नॉलेज नहीं है, जिन्होंने अकाउंट नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी अपनी दुकान चलाते हैं और अपनी अकाउंटिंग करते हैं। अब जरूरी थोड़ा है कि जितने कपड़े की दुकान वाले, ज्वेलरी की दुकान वाले या किराने की दुकान वाले, फर्नीचर की दुकान वाले, सबने 10+2 में कॉमर्स पढ़ा हो, ये सबने बीकॉम किया हो, ये सबने अकाउंट में डिग्री ली हो, ऐसी जरूरी तो है नहीं। तो वो अपने सोच से, अपनी समझ से, जैसा उनको समझ में आता है वैसी अकाउंटिंग करते हैं, और ऐसा देखा गया है वो एक ही बात लिख पाते हैं, और इसीलिए इसको बोला गया है सिंगल एंट्री। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्योंकि इसमें पूरी बात पता नहीं चल पाती है। लेकिन हम जब पढ़ेंगे, मैं देखो डॉक्टर में और कंपाउंडर में कोई तो फर्क होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब देखिए अगर हम किसी एक नॉर्मल आदमी से बात करें कि भाई फीवर है बताओ क्या करें, तो बोलता है क्रोसिन खा लो 250 mg का। अब फीवर नहीं ठीक हुआ तो बोलेगा शाम को ऐसा करो थोड़ा सा 2 क्रोसिन खा लो, या उसका पावर बढ़ा लो 500 mg का। अगले दिन में नहीं ठीक हुआ तो 1000 mg खा लो, और फिर भी नहीं ठीक हुआ तो उसके बाद बोलेगा भाई आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो ये आम जिंदगी। लेकिन डॉक्टर ऐसा करता है क्या? नहीं ना। डॉक्टर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, जीभ बाहर करो, है कि नहीं, चेक करके देखेगा, सांस लो सांस छोड़ो, पल्स देखेगा, ब्लड प्रेशर चेक करेगा, नाखून देखेगा, आंखें देखेगा, ठोक के देखेगा पीठ पे, समझ आया तो ठीक, वरना कहेगा ब्लड टेस्ट कराइए, पता नहीं चल रहा है कौन सा वायरस बैक्टीरिया है, कहीं ऐसा ना हो कोरोना हो, ठीक है कि नहीं। तो डॉक्टर कुछ अलग तरीके से ट्रीटमेंट करता है और बिल्कुल सही करता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की प्रोफेशनल पढ़ाई हुई होती है। तो दोस्तों जिन लोगों की प्रोफेशनल पढ़ाई हुई होती है, मतलब जिन्होंने 11th में 12th में अकाउंटेंसी पढ़ी होती है फॉर्मल तरीके से, या बीकॉम किया होता है, या जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज किया होता है, हम देखेंगे आगे चल के अपनी लाइफ में वो सब लोग डबल एंट्री सिस्टम ही जनरली करते हैं। कंप्यूटर से भी करेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम ही होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं करा है कुछ भी पढ़ाई लेकिन वो काम तो कर ही रहे हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए है दोस्तों सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना। तो ये है चैप्टर नंबर 1 की बातें। तो हम लोगों ने 3 क्लासेज करी जिसमें हमने आपको अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, अकाउंटेंसी के रूप क्या है, अकाउंटेंसी का फंक्शन क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, और कितने तरह से अकाउंटिंग होती है, इनकी बातें हम लोगों ने करी, ठीक है दोस्तों।
इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। हम आपको क्वेश्चन आंसर का एक नोट्स देंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में आपको मिल जाएगा। मैं इसके नीचे अटैच कर दूंगा। मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कहां पे नोट्स मिलेगा। मैं अपलोड कर दूंगा नोट्स, मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, एक टेलीग्राम में चैनल है, चैनल तो और भी है लेकिन मैं जानबूझ के आपको वो चैनल बता रहा हूं जिसमें सिर्फ 11-12 की बात होगी। टेलीग्राम, कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम सॉफ्टवेयर अगर आपने अपलोड किया है तो अच्छी बात है, वो डाउनलोड कर रखा है तो अच्छी बात है, डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत छोटी फाइल होती है, डाउनलोड हो जाएगी। उसमें एक चैनल आपको मिलेगा टॉपर्स बोर्ड। बोर्ड मतलब बोर्ड एग्जाम, ठीक है। टॉपर्स बोर्ड, आप अभी अगर किसी का टेलीग्राम हो तो सर्च करके बताइए कि हाँ सर मिल रहा है। कुछ नहीं, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है टेलीग्राम में। उससे क्या होगा, वहां पे मैं नोट्स डालूंगा। वहां मैंने 12 के बहुत सारे नोट्स डाले हुए हैं, तो वो नोट्स आपको आराम से मिल जाएगा और आराम से उसको आप प्रिंट आउट या सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चाहे तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पे मैं आपको नोट्स देता रहूंगा। भाई नोट्स भी तो जरूरी है, मैं पढ़ाता जाऊं, नोट्स नहीं हो, क्वेश्चन नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। तो मैं नोट्स दूंगा और मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जो इस पहले चैप्टर के अंदर पीछे आया हुआ है या जो आने की संभावनाएं हैं। उन नोट्स और उन चैप्टर्स को आप देखिएगा, उनको पढ़िएगा। और मोस्ट प्रोबेबली कल ही तो क्लास होगी, तो कल मैं उसको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। कल मैं उन सभी चीज़ों को आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आप थोड़ा घर पे, अगर आज शाम तक पॉसिबल है तो आज शाम को ही दे दूंगा, वरना कल मैं दूंगा। तो आप घर पे जरा उन सभी चीज़ों को खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। और जहां दिक्कत आएगी दोस्त, मैं आपको पहले वो सारी चीज़ें कराऊंगा और वो करने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। वो करने के बाद ही दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, थोड़ी क्लास जल्दी में ख़त्म करता हूं। और कोई कारण नहीं है, क्योंकि अब नया चैप्टर है तो नया दिन से शुरू होगा तो ही अच्छा रहेगा। ध्यान रहेगा। ये है पहली बात। अच्छा, दूसरा एक और है। एक तो होमवर्क हो गया कि आपको क्वेश्चन करना है, तभी तो फायदा है। देखिए, अब सेकेंड चैप्टर जो है, सेकेंड चैप्टर है अकाउंटिंग टर्म्स। कि अकाउंट के अंदर आपने ध्यान दिया, मैंने बीच बीच में पता नहीं क्या क्या बात बोल दी। मैंने बोल दिया बैलेंस शीट, मैंने बोल दिया पीएल अकाउंट, मैंने बोल दिया एसेट लायबिलिटी। अब आप में से कई लोग उन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन कई लोग उन चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं उनके लिए अकाउंटिंग टर्म्स है, ठीक है। ये इसकी वीडियो जो है, 4 लेक्चर है, 4 क्लासेज ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। इसी चैनल में जाइए और प्ले लिस्ट देखिए। प्ले लिस्ट के अंदर क्लास 11 देखिए। क्लास 11 के अंदर आप देखिएगा अकाउंटिंग टर्म्स की 4 क्लास, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 है, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क है, इन चारों टर्म्स को देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं आपके साथ परसों शुरू करूंगा तीसरा वो चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शंस खत्म कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी बेस। क्लास कोई नहीं मिस करेगा, और लाइव क्लासेस की बात ही कुछ और है। तो पहले हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तब उसके बाद मेन अकाउंटिंग में हम आपके साथ हासिल होंगे। तो आपके लिए होमवर्क है, एक चैप्टर मैंने पढ़ाया, एक यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में, इसी चैनल के प्ले लिस्ट में क्लास 11 के अंदर पढ़ा है, उसे देखिए। टेलीग्राम के अंदर टॉपर्स बोर्ड के अंदर आपको नोट्स मिलेगा, उस नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन आंसर हैं उसे करना। अभी तो मैंने अपलोड नहीं किया है, 11th के लिए करूंगा, उसे आप करिएगा। और इस तरह से हम अपनी सारी बातें आगे बढ़ाएंगे। और क्लास कब है, कोई बताएगा मुझे अगली क्लास? अभी 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपकी क्लास शुरू होगी बिजनेस स्टडीज, ठीक है ना। और फिर 6 बजे से क्लास नहीं है आपकी, 6 बजे से 12वीं क्लास के बच्चों की क्लास है। आप कब मिलेंगे मुझे फिर? बता नहीं रहा है कोई। आप कब मिलेंगे मुझे? लाइव क्लासेज में
एनी वन ऑफ यू कोई बताएगा मुझे कब मिलेंगे? कल 4 बजे। कल ठीक 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी और हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, बेसिस ऑफ या थ्योरेटिकल बेस ऑफ अकाउंटेंसी। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होगा। वहां मिलते हैं। थोड़ा देर आप अपना चैनल ऑफ कर लीजिए, थोड़ा भी रेस्ट कर लीजिए। 10 मिनट के बाद राजीव सर आपके सामने बिजनेस स्टडीज की तीसरी क्लास लेकर आएंगे। और भी जो बच्चे हैं, प्लीज आपके स्कूल कॉलेज के और जो बच्चे हैं स्कूल के, आप लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया किसी ने? क्योंकि बहुत कम बच्चे अभी आपके जुड़ रहे हैं। थोड़े और बच्चे जुड़े तो टीचर और मन से पढ़ाएंगे ना। कोई बताए कि किसी ने अपने दोस्तों को रिफर किया? अभी बताइए मुझे। आप में से किसी ने अपने स्कूल के दोस्तों को, 10वीं क्लास के बच्चों को रेफर किया कि भाई टॉपर्स 24/7 पे शाम के 4 से 6 क्लास होती है, आओ देखो? कोई बताए मुझे, और ईमानदारी से बताइए सही। जितने भी आपके ग्रुप में आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप पे, उन सभी बच्चों को भेज दीजिए मैसेज। किसी ने बोला ही नहीं कि मैंने बताया, इसका मतलब किसी ने नहीं बताया है। अकेले फायदा उठाना चाहते हो? ऐसा नहीं है। सभी दोस्त मिलकर पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनेगा और हम लोग भी ज्यादा जोश के साथ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना? जब हमें भी लगेगा कि चलो 200, 400, 500 बच्चे देख रहे हैं, तो अब देखिएगा हम टीचर्स की एनर्जी भी बहुत अच्छी बन जाएगी। सब लोग नाराज हैं क्या? किसी ने नहीं बताया कि हमने किसी को बोला भी है? हे भगवान, ऐसे कैसे चलेगा? बड़े खतरनाक बच्चे हैं आप। आप सबकी ये ड्यूटी बनती है कि अपने स्कूल के जितने भी दोस्त हैं उन सबको बोलिए टॉपर्स 24/7 चैनल पे शाम को 4 से 6 11th क्लास की पाठशाला अकाउंट की और बिजनेस स्टडीज की चल रही है। फिर बाद में मैथ और इकोनॉमिक्स की पाठशाला भी शुरू हो जाएगी। ठीक है? 4 मई के बाद हम लोग शुरू कर लेंगे। तब तक चलिए, कल के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। राजीव सर आ गए हैं, लेकिन 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपकी क्लास शुरू होगी। धन्यवाद दोस्तों। घर पे रहिए और सेफ रहिए। ठीक है? धन्यवाद।